राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। देखिए आज के इस वीडियो में ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादातर प्रश्न पत्र में पूछा गया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में लॉन्ग में मिला ही मिला है। समझ लीजिए ये जो है बिल्कुल रामबाण है, समझिए आता ही आता है, कंपलसरी है। तो यानी ये क्या है, कहने हाशिए पर स्थित बच्चों से क्या तात्पर्य है, विस्तृत विवेचना कीजिए। अब हम समझेंगे जिनको अलग थलग कर दिया जाता है। अलग थलग का मतलब समझ रहे हैं, जिन पे कोई ध्यान ही नहीं देता, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है हाशिए पर स्थित बच्चे, यानी मार्जिनलाइज्ड जो चिल्ड्रन हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अर्थ की बात करें तो हाशियाकरण को पार्श्वीकरण भी कहते हैं। सरल भाषा में पार्श्वीकरण का अर्थ है किसी को पार्श्व यानी एक तरफ धकेल देना, अलग कर देना, अलग अलग कर देना। कह रहे इसी प्रकार हाशियाकरण का अर्थ है किसी को हाशिए पर डाल देना, अर्थात किनारे कर देना, मुख्य धारा से विलग कर देना। जैसे हम देखते हैं SC ST बालों को अब जो है आरक्षण दिया जाता है तो उनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। अभी भी कुछ स्थितियां ऐसी है, लोग कहते हैं मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊंगा, या ये है वो है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम उदाहरण के लिए अगर देखें तो आप देखते हैं कॉपी में ये ऐसा एक भाग होता है, ये जो इधर वाला हिस्सा होता है हम उसका यूज केवल क्वेश्चन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कह रहे कॉपी के बाएं कोने पर 1 इंच की थोड़ी सी जगह छूटी होती है, यानी एक स्थान छूटा होता है। हम देखते हैं ऐसे करके हमारी कॉपी है और ये ऐसे करके ये ऐसा होता है ना, ये तो ये वाला जो हिस्सा है हम उसका यूज केवल एक प्रश्न डालने के लिए करते हैं, उसके अलावा हम उसका कोई काम नहीं करते हैं। तो जस्ट वैसे ही क्या होता है, हम मनुष्यों को भी या कुछ ऐसे लोगों को साइड में ढकेल देते हैं। कह रहे हैं कि जिसका प्रयोग बहुत कम होता है, यूं कहें कि मात्र एक स्थान का प्रयोग प्रश्न संख्या डालने के लिए करते हैं, जिसका कुछ और अन्य उपयोग नहीं किया जाता है। वह स्वयं में कोने में सिमटी थोड़ी सी जगह है जो चुपचाप पड़ी रहती है। इस शब्द को ठीक से अगर परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि किसी को समूह या समान में प्रभुत्वहीन या महत्वहीन स्थिति में रखना या डालना। मतलब हम किसी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जिसपे किसी का गौर नहीं है, कोई देख नहीं रहा। ये स्त्रियां हो सकती हैं, ये बच्चे हो सकते हैं, ये व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया गया है। केवल उनका यूज किया जा रहा है, केवल उनसे मतलब अपने इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें, लेकिन उनपे जैसे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। हाशिए पर स्थित लोग हैं जिन्हें कई सारी जो सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक, फिर कहना है इस प्रकार स्पष्टता हाशियकरण या पार्श्वीकरण शब्द से तात्पर्य उस प्रक्रिया या गतिविधि से है जिसमें किसी शक्तिशाली समूह द्वारा किसी कमजोर समूह को वंचित अवस्था में रखा जाता है, अर्थात उसे प्रभुत्वहीन अथवा नगण्य बनाते हुए उसे अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, अर्थात उससे अधिकार एवं समस्त सुविधाएं छीन ली जाती हैं। यह एक प्रकार से अस्तित्ववादी विचारधारा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, हम लोग देखते थे जो पहले के जमाने में क्या था, जो ब्राह्मण लोग थे उनको बड़ा ऊंचा पद दिया जाता था, लेकिन जो भैया निचले कास्ट के होते थे, जो नीचे काम करते थे, उनको कोई देखता तक नहीं था। यानी जो शूद्र हुआ करते थे उनकी ओर कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। तो वो जो परंपरा है, यानी ब्राह्मण का ज्यादा जलवा होता था। तो जो ज्यादा उच्च वर्गीय यानी उच्च कुलीन के होते थे, वो जो निम्न वर्ग के होते थे उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे, अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया और उनको छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इस संदर्भ में साइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ 2002 ने इसे स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया है। क्या कहा है कि हाशियाकरण या पार्श्वीकरण से तात्पर्य है कि एक ओर या हाशिए पर डाल देना और इस प्रकार मुख्य धारा से उपलब्ध सुविधाओं एवं सुविधाओं से वंचित कर देना। यानी जो लोग हैं उनको जो उन्हें चाहिए है, मतलब सबको मिल रहा है पर उन्हें नहीं मिल रहा, ऐसे कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं आज संपूर्ण विश्व इस बुराई से त्रस्त है जिसके अंतर्गत किसी कमजोर वर्ग समुदाय को किसी विचारधारा से के तहत अलग अलग कर दिया जाता है। सामान्यतः समाज में पार्श्वीकरण के 2 रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो व्यक्ति पार्श्वीकरण। इसमें क्या आता है कि इस प्रकार के पार्श्वीकरण में किसी व्यक्ति विशेष को हाशिए पर या अलग अलग करने की बात की जाती है। जैसे गरीबी आ जाती है, विकलांगता आ जाती है, विधवाएं हैं, अविवाहित महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति हैं। जैसे एड्स से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो क्या उसको लोग इग्नोर करना चाहते हैं, उससे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता जो एड्स रोग है वो कभी कभी गलत इंजेक्शन के थ्रू भी हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता। लेकिन इंसान ने अपने मन में ये धारणा बना ली है तो उनको भी हाशिए पर रख दिया। या विधवाएं हैं, उनको अलग से टॉर्चर किए जा रहे हैं, या उन्हें कुछ ऐसा कह रहे हैं, भाई इंसान तो इंसान ही है, हमने अपने ही अकॉर्डिंग सब कुछ बना रखा है। जो मनुष्य है वो तो ऐसा समझ ली बुद्धि सड़ गई है बिल्कुल उनकी। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं वो शायद ऐसी बातें ना करें, पर कुछ लोग
लोग समाज में ऐसे ही हैं, गरीब लोग हैं, उनको अलग समझना। अगर कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन के आया है तो उससे बात ना करना। अभी एक एग्जांपल दे रहे थे मेरे सर कि जो है एक लड़की थी, वो कह रही थी कि बच्चे ना मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या आपका स्टैंडर्ड का और क्या छोटा। अगर आप एज अ टीचर बन के जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि बच्चे आपकी जान होने चाहिए। आप अपने बच्चों की तरह उनको पालिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके हाथों ना एक बच्चा नहीं है, एक राष्ट्र, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है भाई। आगे चल के उस बच्चे का भविष्य बनाना आपका फर्ज है। अगला अगर हम लोग देखें तो सामुदायिक पार्श्वीकरण यानी कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन, यानी इस प्रकार के पार्श्वीकरण में किसी समाज या समुदाय को ही हाशिए पर डाल दिया जाता है। जैसे पूरा एक अल्पसंख्यक समाज की बात कर सकते हैं, या अश्वेत लोग कह सकते हैं, स्त्रियों को कह सकते हैं, अछूत को कह सकते हैं, अनुसूचित जाति को कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो कौन कौन से कारण हैं मार्जिनलाइजेशन के यानी पार्श्वीकरण या हाशिएकरण के, कौन कौन से कारण हैं। हाशिएकरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कौन सा है, वर्ग विशेष के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, ठीक है। दूसरा क्या है, लोगों में आपस में किन्हीं कारणों से भेदभाव उत्पन्न हो जाना, जैसे मुस्लिम और हिंदू ही आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो लोगों में दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति होना। अगर हम बात करें, ये शोषण केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ भी होता है। कह रहे हैं लोगों में आपस में अत्यधिक घृणा एवं ज्वलन एवं विद्वेष की भावना होना। समाज में व्याप्त रूढ़िवादियों का अस्तित्व होना, कि लगातार चली आ रही है कि महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर काम करने नहीं जाएंगी, महिलाएं घर पे रह के खाना बनाएंगी, है ना, या महिलाएं रात में जाके पार्टीज में नहीं जा सकती, या महिलाएं कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादियों का अस्तित्व, कह रहे हैं लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर नकारात्मक दृष्टिकोण, लिंग संवेदनशीलता का अभाव हो जाना। फिर कह रहे हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचारात्मकता का प्रभाव होना, विभिन्न जातियों प्रजातियों तथा सांस्कृतिक विभिन्नताएं होना, क्षेत्रवाद प्रांतवाद भाषावाद आदि तुच्छ मानसिकता का हावी रहना। फिर कह रहे हैं कुछ विभिन्न प्रकार की विशिष्ट विभिन्नताएं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। अगर हम परिणाम की बात करें, क्या इम्पैक्ट है, कह रहे हाशिएकरण के नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। हम नकारात्मक यानी नेगेटिव क्या है उसके एस्पेक्ट्स, कह रहे व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से उसे वंचित रखा जाता है। कह रहे हैं उन्हें लोगों की घृणा उपेक्षा उपहास भेदभाव आदि का शिकार होना पड़ता है। कोई छोटा है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, आपको क्या मतलब है, लेकिन इंसान मानता नहीं है। उसको रियलाइज करवाता है कि तुम अंधे हो, तुम लंगड़े हो, तुम लूले हो, तुम गरीब हो, तुम विधवा हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हाशिएकरण की निशानी, उनको एक अलग थलग कर दिया गया है। मतलब तुम मेरे ग्रुप में आकर नहीं रह सकते हो, तुम समाज में जी नहीं सकते हो, ऐसी बातें की जाती हैं। कह रहे हैं उन्हें मूलभूत सुविधाओं तथा अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जहां 4 लोग बैठ के खाने हैं, जो अगर शूद्र है तो उसको बैठा के खाने नहीं देंगे। फिर कह रहे हैं जिनकी प्रगति एवं कल्याण के अधिकतर रास्ते बंद हो जाते हैं। भैया उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो प्रगति के रास्ते तो बंद होने ही है। अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं इस संदर्भ में बालकों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक तौर पर। अगर छठा देखें तो पार्श्वीकरण यानी हाशिएकरण का प्रभाव संपूर्ण परिवार पर पड़ता है, जो उसे विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाता है। फिर कह रहे हैं अगर मम्मी पापा को हाशिएकरण से अगर प्रभावित हैं तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी उस चीज़ से प्रभावित जरूर होंगे। स्वास्थ्य समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतःक्रिया आवश्यक मानी जाती है, जो पार्श्वीकरण के विरुद्ध है। कह रहे हैं बालकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण न होने के कारण उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। बालक शारीरिक मानसिक संवेगात्मक रूप से अस्वस्थता का शिकार होता है अगर हाशिएकरण पर है तो। कह रहे हैं बाल अपराधी अनैतिकता कुसंगति पिछड़ेपन बाल अपराध के घेरे से स्वयं को घिरा हुआ महसूस करता है। भाई अगर उसके साथ कुछ अलग थलग वाला मामला चल रहा है, काले गोरे मोटे नाटे ऐसा कुछ चल रहा है, उसको बिल्कुल कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा, तो बाल अपराध की प्रवृत्ति तो उसके भीतर उपज ही जाएगी। कह रहे बालक कुसमायोजन व विभिन्न व्यवहारिक विकारों की चपेट में आ जाता है। फिर कहना है बालक अपनी आयु के अनुरूप विकास प्रतिमानों को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। बालक को अपना जीवन अंधकार में और असुरक्षित महसूस होता है। बालक के मन में अलगाव की भावना घर कर जाती है और समाज राष्ट्र यहाँ तक कि परिवार से विरक्ति का भाव आ जाता है। अब देखिए ऐसे ही लोग आगे चल के आतंकवादी बन जाते हैं। अब देखिए फिर अगला हम लोग देखें तो बालक का दृष्टिकोण नकारात्मक विध्वंसकारी विध्वंसात्मक स्वरूप ग्रहण करने लगता है और बालक हीनता के भाव में स्थायी रूप ग्रस्त कर देता है। यानी जो इंस्टिंक्ट है वो मृत्यु वाली मूल प्रवृत्ति उसके भीतर आ जाती है, वो खुद मर जाएगा या लोगों को मारने की सोचेगा। फिर कहते हैं बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व ही कुंठित हो जाता है तथा उसके लिए जीवन निरर्थक लगने लगता है कि अब वह अपने जीवन को खत्म करना चाहता है। फिर देखिए जो वंचन है यानी हाशिएकरण कह लीजिए, वंचन कह लीजिए और पार्श्वीकरण कह लीजिए,
तीनों ही एक ही शब्द हैं। अब इनके प्रकार देखें तो माता पिता के स्नेह से वंचित कुछ लोग होते हैं तो वो भी। फिर कह रहे हैं शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, आर्थिक दृष्टि से वंचित और सामाजिक दृष्टि से वंचित। देखिए सामाजिक दृष्टि से वंचित जो है ये सारे ही सामाजिक दृष्टि से वंचित एक में आ जाते हैं और एक है आर्थिक दृष्टि से वंचित, यानी हम समझेंगे आर्थिक रूप से वंचित और सामाजिक दृष्टि से वंचित में ही सभी कवर हो जाएंगे। तो आर्थिक रूप से वंचित की बात करें तो भारत में गरीबी अत्यधिक है, जनता का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे है। अधिकतर लोग जो है वो गरीबी से ग्रस्त हैं। भारत जैसे देश में जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे अंग्रेज आए, पता नहीं कितने राजा आए, क्या कौन कौन आया, हम लोग उसकी मोहम्मद गौरी की बात करते हैं या फिर हम गजनवी की बात करते हैं, कितनी बार आक्रमण हुए, क्या क्या लूट के ले गया अपने देश में, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो तब से क्या है, हमारी जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश था वो एक तरीके से इस स्थिति में आ गया कि यहाँ पे गरीबी का स्तर इतना ज़्यादा है और बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं गरीबी व्यक्ति अपने लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण में भी अपने को कभी कभी असमर्थ पाता है। भारत में बहुत से बालक ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत अधिक गरीब हैं। आप देख रहे हैं कि शायद आप में से किसी के माता पिता ऐसे होंगे जिनको घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होगा। वो कहाँ से पैसे मैनेज करते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कैसे खा रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे पढ़ रहा है मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को कमेंट करना ही करना है, उनको अलग थलग करना ही करना है। कह रहे हैं गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, वे बच्चों को घर का काम करवाते हैं। आप बताइए वो बच्चा हाशिए पे आया कि नहीं, उसकी उम्र है पढ़ने वाली और माता पिता ने उसको घर में, बच्चे खेत पर उनके रोजगार में सहायता करेंगे तो और उन्हें उनके परिवार को 2 समय का भोजन मिल पाएगा, इसलिए बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि वे बच्चे को स्कूल भेजना चाहते भी हैं तब भी वो कापी किताबों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। भारत में पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए। गरीबी उन्मूलन के नारे की वैसाखी से जो स्वतंत्र भारत में कई सरकारें सत्तारूढ़ी हुई हैं, किंतु इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही। हमारी शिक्षा आयोग ने इधर ध्यान दिया था और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। शिक्षा नीतियों ने भी इस ओर ध्यान दिया है कि बच्चे जो हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है और कभी भी कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल करवाने जाएं तो वहां आपका जाति पूछी जाए, आपका वर्ग पूछा जाए, आप कहां से आए हैं, कैसे, कुछ नहीं। बच्चे का सिर्फ आपको एडमिशन करवाना है, आप वहां जाइए और बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो वहां पे कास्ट का भी कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य, फ्री में शिक्षा मिलेगी, खाना फ्री में मिलेगा, शिक्षा फ्री में मिलेगी। सिर्फ आपका कर्तव्य माता पिता के रूप में आपको अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा देना है, बस ये आपका भी कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत लिखा है कि आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चे को राष्ट्र के निर्माण में सहायता करें और बच्चे को स्कूल तक लेके जाएं ताकि वो पढ़े और आगे चल के अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में प्रगति करे। कह रहे इस लक्ष्य को प्राप्त करना था, संविधान के लागू होने के इतने वर्ष बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने आयोग होने के बाद, नीति आने के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। प्रोग्रेस बहुत धीमे धीमे चलती दिखाई दे रही। कुछ हिस्सों में ये प्रोग्रेस हुई है, कुछ हिस्सों में नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से प्राथमिक स्तर पर सभी छात्रों को मुफ्त किताबें देने के लिए निर्देश दिए, जिससे कुछ राज्यों ने पूर्णतः और कुछ ने अंशतः लागू किए। धन की समस्या ने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा में कठिनाइयां उत्पन्न की हैं। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए हमने विश्व बैंक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से सहायता प्राप्त की है। अब हम ये आशा करते हैं कि आगामी पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम, देखिए पंचवर्षीय योजना आती रहती हैं तो उसके अनुसार क्या है, आर्थिक रूप से जो वंचित जो बच्चे हैं उनको हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और समय पे दे पाएंगे। अगर हम लोग देखें तो सामाजिक दृष्टि से वंचित जो बच्चे हैं यानी वर्ग के जो बच्चे हैं, भारत में कालांतर से ही अनेक जातियां हैं। इन जातियों ने शूद्रों को निम्न जाति का माना गया है। देश के कुछ भागों में उन्हें छूना मना है। भाई अस्पष्टता भारत का एक सामाजिक कलंक है। ये जातियां सामाजिक दृष्टिकोण से सुख सुविधाओं से वंचित रहती हैं। बहुत अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार ने कई सारे आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, पहले से ही रिजर्व कर दी जाती है ताकि उनका जो स्तर है वो सभी के बराबर आ पाए। चलिए ना, समाज में रहने, लोगों के साथ उठने बैठने, एक साथ भोजन करने, एक कुएं से पानी भरने के लिए मना किया जाता था, अभी भी किया जाता है कहीं कहीं। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी निर्बल है। जब आप नौकरी कर देने से मना करेंगे, छूने देने से मना करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आर्थिक रूप से भी बिछड़ जाएंगे। फिर कहते हैं संविधान की जो धारा है 45 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाता है। अब किसी के जो बच्चा है वो SC ST में या शूद्र में आता है तो वो क्या करे बेचारा, उसकी गलती है क्या है, उसके माता पिता की गलती है। अगर वो पैदा हो गया ऐसे घर में तो इसकी तो कोई गलती नहीं है ना, उसके माता पिता की कोई गलती है। तो क्या है, हमें सभी को एक साथ लेके चलना है। आप एक शिक्षक हैं, आप कभी भी किसी के साथ में उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे कि तुम इतने छोटे हो, तुम काले हो, तुम इस जाति के हो, तुम यहाँ से आए हो, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद तो सजग बने, लोगों को भी बनाए और बच्चे से भी कहें कि किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान है, इतना काफी है। फिर कह
रहे हैं प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी सरकार ने इस पर काम किया था। 1986 में भी जब संशोधित हुई तब भी इस पे काम हुआ, और यशपाल की जो रिपोर्ट आई 1991 में 92 में, उसमें भी बच्चों की शिक्षा पर काम किया गया। फिर क्या है, बाद में 1993 के उन्नी कृष्णन केस में फिर ऐतिहासिक फैसला हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किया गया कि शिक्षा के अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है, और मूल अधिकार होने के नाते सभी को शिक्षा का अधिकार है, और इसलिए इसे मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाना जरूरी है। जारी किया गया इस संबंध में 1947 ईस्वी में 83 जो संविधान बिल पारित हुआ था राज्यसभा द्वारा, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार और इनकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक दायित्व और निर्धारित किया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।